अब हम इस अध्याय के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और इनाम गांव के बारे में चर्चा करेंगे, जहां पर एक विशिष्ट कब्र मिली है। देखिए क्या है। तो इनाम गांव की पहले लोकेशन कहाँ है? महाराष्ट्र में भीमा की एक सहायक नदी है घोड़ नदी, उस घोड़ नदी के किनारे स्थित है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है, घोड़ नदी के किनारे कौन सा पुरातात्विक स्थल खोजा गया है या स्थित है, या फिर इनाम गांव कौन सी नदी के किनारे स्थित है, या फिर घोड़ किसकी सहायक नदी है। प्रश्न किसी तरह से भी बन सकता है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर रखना है, कोई समस्या नहीं होगी। शुरू करते हैं। इनाम गांव महाराष्ट्र महाराष्ट्र के भीमा नदी है ना, महाराष्ट्र के भीमा की सहायक नदी, भीमा भी एक नदी है ना, महाराष्ट्र में भी कर सकते हैं इसको, में ज्यादा सही रहेगा। महाराष्ट्र में भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है। घोड़ नदी है ना, घोड़ नदी के किनारे स्थित क्या? इनाम गांव। अब देखिए हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। इसकी लोकेशन ट्रेस हो गई, चित्र में आपने देख लिया, चित्र वही है जो पहले एक बार बताया था हमने। इनाम गांव की लोकेशन महाराष्ट्र के अंदर है, नदी का नाम आ गया। अब यहां की कब्रों की विशेषता क्या है? देखिए, यहां की कब्रों में मृतकों को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। अब आप कहोगे सर जो मर गया उसको सीधा उल्टा, लेकिन यहां की मान्यता थी, कई लोग उल्टा लिटाते थे। यहां की कब्रों में मृतकों को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। कहां? इनाम गांव। तो यहां की कब्रों में मृतकों को, जो मर गए हैं भाई उनको ही तो दफनाएंगे, मृतकों को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उल्टा नहीं, सीधा। सबसे पहली विशेषता, बहुत अच्छी तरह से आपको पता रखना है, मृतक का सिर उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था। अगला फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण, इनाम गांव में जो कब्रें मिली है वहां पर मृतक का सिर उत्तर दिशा में पाया गया है, तो मृतक का सिर उत्तर दिशा में रखा जाता था। मृतक का सिर उत्तर दिशा में, याद रखिए, उत्तर दिशा में रखा जाता था। ये दूसरा फैक्ट, सीधा लिटाना, फिर उत्तर दिशा में सिर को रखना। यहां अनेक घरों में शव को दफनाने के साक्ष्य मिले, घर में ही दफनाया गया, घर में ही कब्र मिली है। इनाम गांव में यहां अनेक घरों में शव को दफना, वैसे कब्रिस्तान अलग होता है, वहां पे लोग जाते हैं, हम लोग भी देखते हैं, हमारे भी गांव के अंदर कब्रिस्तान भी है, जलाने के लिए अलग से शमशान घाट भी होता है। लेकिन उस समय देखिए इनाम गांव की विशेषता है, अनेक घरों में शवों को दफनाने के साक्ष्य मिले। यहां अनेक घरों में शव को, अर्थात घर में ही शव को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ये एक अनूठा साक्ष्य है जो इनाम गांव को, यहां की कब्रों को दूसरों से अलग करता है। शवों के पास खाने पीने के लिए उपयोग होने वाले बर्तन भी मिले हैं। शवों के पास खाने पीने में उपयोगी या खाने पीने के लिए उपयोगी बर्तन मिले हैं। यह भी एक बड़ी विशेषता है। अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि भाई इनाम गांव के कब्रों की विशेषताएं बताइए, तो आपको तो बहुत सारा मटेरियल मिल गया, यहां पर किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। क्या है कि एक तो यहां की कब्रों में मृतकों को सीधा लिटाया जाता था, दूसरा जो मृतक का सिर है वो उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था, तीसरा यहाँ के घरों में भी शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, चौथा शवों के पास खाने पीने का भी उपयोगी सामान बर्तन वगैरह मिले हैं। 4 से ज्यादा तो क्या पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
गौड़ नदी भीमा की सहायक नदी, लोकेशन महाराष्ट्र राज्य, भारत का। अब यहां की एक विशिष्ट कब्र जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, एक व्यक्ति को 5 कमरों वाले घरों के आंगन में दफनाया गया। देखिए क्या है, एक व्यक्ति को, विशिष्ट कब्र देखिए यहां की, एक व्यक्ति को 5 कमरों वाला जो घर था उसका 5 कमरों वाले घर के आंगन में, अब देखिए मजेदार बात, के आंगन में 4 पैरों वाले क्या, 4 पैरों वाले आदमी, 4 पैरों का आदमी कहां से आ गया। एक व्यक्ति को 5 कमरों वाला बड़ा घर था, उसके अंदर एक आंगन था, उस आंगन में 4 पैरों वाले संदूक में दफनाया गया। 4 पैरों वाले संदूक, हमारे सबके घर में संदूक होता है ना, संदूक में दफनाया गया। ये विशिष्ट कब्र है वहां की, ध्यान रखना, इनाम गांव की विशिष्ट कब्र है। और ये जो घर है वो बस्ती के बिल्कुल बीचों बीच था, और शव के पैर, जो पैर है वो मुड़े हुए थे। यह घर कहां था, यह घर बस्ती के बीचों बीच था, बस्ती के बीचों बीच था। साथ ही जो शव था उसके पैर मुड़े हुए थे, शव के पैर मुड़े हुए थे। ये विशिष्ट कब्र है। कई बार प्रश्न आ जाता है इनाम गांव में जो विशिष्ट कब्र मिली है उसका वर्णन कीजिए, तो अगर जरूरत पड़े तो ये 5वां बिंदु भी लिख सकते हैं। कमरे 5 थे उस घर में, आंगन में उसको दफनाया गया, किसमें 4 पैरों वाला संदूक था, उसमें उसको दफनाया गया, उसके पैर मुड़े हुए थे, वो घर बड़ा घर था, बस्ती के बीचों बीच था। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है या तो वो किसी मुखिया का होगा, या किसी सरदार का होगा, या किसी बड़े व्यापारी का होगा, किसी बड़े पुरोहित का होगा, या तत्कालीन समाज में सम्मानित किसी भी बड़े व्यक्तित्व का घर हो सकता है। यह अंदाजा लगता है। इनाम गांव, विशिष्ट व्यक्ति की कब्र अब जाके पूरी हुई है। इस घर में अनाज के लिए गोदाम भी था। ये जो विशिष्ट कब्र थी, इस घर में, यहां पर लिखता हूं मैं 6, आपको कंटिन्यू करना है, ऊपर मत लिख देना। घर में अनाज का एक गोदाम भी था, घर में अनाज का एक गोदाम भी था। विशिष्ट कब्र इनाम गांव, सिंपल सा है, कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। जैसे कहानी पढ़ते हैं वैसे इस तरह से आपको पढ़ना, आराम से मजे लेने हैं, खूब एंजॉय के साथ में। परीक्षाएं नजदीक हैं, टेंशन नहीं लेना है। इनाम गांव, विशिष्ट कब्र, लोकेशन, ये टॉपिक यहां पे पूरा होता है। अब मैं इसके बाद में आपको लेके चलूंगा इनाम गांव के लोग क्या क्या काम धंधे करते थे, उनकी आजीविका क्या थी, क्या खाते थे, किन जानवरों को पालते थे। नोट कीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ूं। अब हम इस अध्याय के लास्ट टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। इनाम गांव लोगों के काम धंधे क्या थे, उनका भोजन कैसा था। यह सारी की सारी बातें साक्ष्यों पर आधारित है, जो प्रमाण मिले हैं उसके ऊपर बात हो रही है। तो यहां से पुरातत्वविदों को कौन कौन से अनाज मिले, देखिए। इनाम गांव से पुरातत्वविद जो कि खोज करते हैं ऐतिहासिक साक्ष्यों की, यहां से पुरातत्वविदों को गेहूं, जो हम आज भी खाते हैं, एक एक चीज, गेहूं, जौ और चावल, ये 3 तो अनाज हम लोग भी खाते हैं, है ना। उसके बाद देखिए बाजरा, मोटा अनाज, फिर मटर और तिल, इनके साक्ष्य मिले हैं। यहां से पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मटर, तिल के प्रमाण मिले हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर ये लोग इन अनाजों को खाते थे।
पहली बार। दूसरा, हड्डियों पर काटने के निशान मिले। इससे यह भी पता चलता है कि यहाँ के लोग जानवरों को खाते, जो जानवरों की हड्डियां मिली वहां पर काटने के निशान है दांतों के। तो देखिए, हड्डियों पर काटने के निशान मिले हैं, काटने के निशान मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहां के लोग जानवरों को खाते थे, जिससे यह पता चलता है, यह पता चलता है कि यहां के लोग जानवरों को खाते थे, यहां के लोग जानवरों को खाते थे। अब बहुत खूबसूरत प्रश्न बनता है, वो ये बनता है बेटा, आप कैसे कह सकते हैं कि इनाम गांव के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे? तो आपको शाकाहारी में ये तर्क देना है, मांसाहारी में ये तर्क देना है, हड्डियों पर काटने के निशान वाला। शाकाहारी में कहना है कि भाई बहुत सारे अनाज मिले हैं, इसका मतलब अनाजों का उपयोग करते थे। बहुत सिंपल सी बात है, जानवरों को भी खाते थे, अनाज भी खाते थे, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। अब काम में देखिए पशुपालन करते थे वो, कैसे पता चलता है कि यहां से मतलब इनाम गांव से, यहां से गाय, भैंस, बैल, देखिए हाँ यहां ले लेता हूं मैं, यहां से गाय, भैंस, यहां का मतलब इनाम गांव से, बैल जानवरों के नाम है, भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा। भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा, काला हिरण, चितकबरा हिरण, सांभर। देखिए सारे जानवर हैं, इतने सारे जानवरों के अवशेष यहां से मिले हैं, इसका मतलब वो पालते थे वो। इसके अलावा चिड़िया की हड्डियां मिली, उसके भी अवशेष मिले। फिर हम बात करते हैं, थोड़ा सा ट्रैक चेंज करते हैं, दूसरे जो जलचर हैं, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली। घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियां मिली हैं, मछलियों की हड्डियां भी मिली है, हड्डियां भी मिली है। अब हड्डियां मिली है तो जरूरी है कि यहाँ पे इन्होंने इसको पाला होगा, प्रसेर दिया होगा, इनका उपयोग भी किया होगा, इनको खाया भी होगा, इनका इस्तेमाल भी किया होगा। ये देखिए यहाँ पर तीसरा बिंदु आपको कैटेगराइज कर देना है, जानवरों को और जो जलचर है, जल में रहते हैं, उनको दोनों को अलग अलग कर देना है। हम पढ़ रहे इनाम गांव से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स भी मिले जिसको रसधानियां कहते हैं हम, जैसे कि बेर है, आंवला है, जामुन है, खजूर है ना। यहां से बेर, आंवला, जामुन, खजूर भी मिले हैं। तो सब खाते थे वो, बहुत होशियार थे, है ना। ये वहां की इनाम गांव की बात है। क्या अनाज मिले हैं, जानवरों की हड्डियां खाते थे, काटने के अवशेष मिले हैं, बहुत सारे जानवरों की हड्डियां मिली हैं, मछलियों की हड्डियां मिली है, बेर, आंवला, जामुन, खजूर भी मिले हैं। यहां पर इनाम गांव की कहानी पूरी होती है। अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स दिए। एक दिया है किताब का नाम चरक संहिता। आपको पता रखना है सिर्फ कि इनको लिखने वाले चरक थे प्राचीन काल के मुख्य चिकित्सा शास्त्री, भारत के जाने माने
चिकित्सा शास्त्री जिन्होंने चरक संहिता लिखी। किसने लिखी? चरक ने लिखी। पर इतना सा ध्यान रखना, चिकित्सक थे सुश्रुत और चरक। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता लिखी, वो शल्य चिकित्सक थे, ऑपरेशन करते थे। चरक थे, वो चिकित्सक थे और दवाइयां वगैरह देते थे, डॉक्टर थे उस समय के। उन्होंने किताब लिखी चरक संहिता। सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत का हालांकि जिक्र नहीं आया है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। सुश्रुत ने लिखी थी सुश्रुत संहिता। सुश्रुत, तो नाम से स्पष्ट हो जाएगा आपको, दोनों ही डॉक्टर थे। वो सर्जन थे, शल्य चिकित्सक थे, ऑपरेशन चीर फाड़ कर देते थे। चरक ने उस समय कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। चरक ने कितनी हड्डियां बताई थी? 360। आज का साइंस कहता है 206, चरक ने कहा था 360। मेल तो नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि चरक ने शरीर की बहुत सारी दूसरी हड्डियां उनको भी साथ में जोड़ लिया। खैर कोई बात नहीं, हमें आंकड़ा ध्यान रखना है, नाम पता रखना है। एग्जाम में आए तो ऐसा नहीं कि भाई साहब आप कौन हो, मैं तो आपको जानता नहीं हूं, गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा अन्यत्र करके टॉपिक दिया है, उसमें चीन में लेखन के प्रमाण मिले हैं हड्डियों के ऊपर। लेखन के प्रमाण, लेख के, और वो भी हड्डियों के ऊपर, और वो कुछ भविष्यवाणी से संबंधित थी। तो ज्यादा इसके अंदर आपको देखने की जरूरत नहीं है, भारत का ध्यान रखोगे तो ये काफी है। लेकिन ये है कि लेखन के जो प्रमाण है वो चीन में मिले, वो हड्डियों पे लिखते थे और लिख करके उससे भविष्य बताने की कोशिश की जाती थी। उन हड्डियों को आग में डालते थे, फिर उसके अंदर जो हड्डियां चटक जाती थी, वो सारी अलग बातें आप पढ़ेंगे तो ज्यादा उसके अंदर कुछ है नहीं। अब इस चैप्टर को यहाँ पर विराम देते हैं। इस चैप्टर में आपको अभ्यास के प्रश्न करने हैं, सारे के सारे प्रश्न के जवाब मैं कंटिन्यू करके इस पैटर्न में देता रहा हूं। आपको मिल जाएंगे, नहीं मिले तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाकर के आपको वर्कशीट जितनी अवेलेबल है उसका फायदा लेना है, और यूट्यूब पर तो आपके 6 के वीडियो अपलोड है ही। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे फिर एक नए चैप्टर।